तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि गाइज मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो भी सब्जेक्ट्स थे सारा मैंने डेटा अपलोड कर दिया। आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, आपके मिड सेम के पेपर, एंड सेम के पेपर एनालाइज करके सब अपलोड कर दिया है। अब लास्ट गाइड जो हमारा सब्जेक्ट बचता है वो बचता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं। और गाइज फर्स्ट ईयर में ना एकमात्र ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बैक आते हैं, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना। अगर इसमें तुम पेंसिल वर्क का ध्यान नहीं दिए, अगर तुम इसमें ड्राम क्लियरली नहीं बनाए और थ्योरी अगर अच्छे से नहीं लिखे, तो हायर चांसेस है इसमें तुम बैक लाओगे। और इसमें गाइस मैंने पर्सनली भी देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों का बैक आया था जिनके इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था कि मैं बता भी नहीं सकता। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने पेंसिल वर्क और जो भी सर्कल्स वगैरह बनते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक वो फ्रेंच स्केल जो इक्लिप्स बनाते हैं वो सब का यूज़ नहीं किया था। तो गाइस ये सब्जेक्ट को ना अनग्रांटेड तो बिल्कुल मत पढ़ लेना। मिड सेम तो ठीक है, तो मिड सेम में फिर भी क्लियर ही निकाल पाओगे क्योंकि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी लेवल का होगा। लेकिन जब एंड सेम आएगा ना, तो इस सब्जेक्ट को इतना प्रैक्टिस कर लेना कि इस पर तो बैक ना आए, क्योंकि इसमें बैक क्लियर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या डिलीवर करने वाला हूँ, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, मैं एक बार उसको बता दूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक के जो भी सब्जेक्ट वाइज, जो भी चैप्टर वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मिड सेम में और एंड सेम में है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। देन मैं तुम्हें मिड सेम का पेपर दिखाऊंगा, उन्हें एनालाइज करके दिखाऊंगा। देन मैं तुम्हें एंड सेम का पेपर एनालाइज करके दिखाऊंगा। कुछ तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करूंगा। फिर मैं तुम्हें नोट्स वगैरह दिखाऊंगा, किस चैनल को फॉलो करना चाहिए ये बताऊंगा, और कुछ ऐसे टिप्स जो तुम्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मार्क्स इंक्रीज करने में, बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करे। तो गाइस तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़, अगर तुम मेरे चैनल में न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली आपके लिए बेस्ड है, जहाँ मैं एजुकेशनल कंटेंट, कॉलेज लाइफ रिलेटेड जो भी डाउट्स क्वेरीज होते हैं उनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसलिए गाइस चैनल में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, जहाँ बहुत सारे कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स उस ग्रुप में हैं, जहाँ मैं रिसोर्स मटेरियल और इवन जो भी मेरे यूट्यूब के जो न्यू वीडियोस होते हैं वहाँ मैं शेयर करता हूँ। इसलिए गाइस व्हाट्सअप ग्रुप पे चल जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम बढ़ते हैं, एक बार चैनल को गो थ्रू कर लेना, ये प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ मैं तुम्हें सारा कंटेंट डिलीवर करूँगा। तो जैसा गाइस अब तुम्हें स्क्रीन पे सारा डेटा शो हो रहा, मैं चैप्टर वाइज तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन स्किल्स एंड कॉनिक सेक्शन। जो गाइस ये चैप्टर बहुत इजी है, इस पे तुम जितना चाहो, जितने मार्क्स आता है ना, उसमें फुल में फुल स्कोर कर सकते हो बिना हेजिटेशन का। अगर तुम कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो भी इसमें तुम बहुत अच्छा इन्हेंस कर सकते हो। देखो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है वो है तुम्हारा, देखो स्केल टाइप एंड इसका मेन यूज़। देखो स्केल से ना जब भी पूछेगा तो पूछ देगा स्केल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तुम्हें आरएफ स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, ये सबके शॉर्ट डेफिनेशन आ सकते हैं। और गाइस ये इवेंट तुम्हारे मिड से में पूछता है, देखो 2024 में भी पूछा है। उसके बाद देखो आरएफ स्केल, प्लेन स्केल और वर्नियर स्केल, जिसमें तुम्हारा आरएफ स्केल बहुत बार पूछता है और वर्नियर स्केल भी बहुत बार पूछता है, और डायगोनल स्केल तो हर बार। तो ये तीनों स्केल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों तीनों का तुम मल्टीपल क्वेश्चन लगा के देना, इन्हें तो अवॉइड मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल इवन डायगोनल स्केल से तो हर साल क्वेश्चन पूछता है, चाहे तुम्हारा मिड सेम हो चाहे तुम्हारा एंड सेम हो। उसके बाद हमारा थर्ड जो टॉपिक है हमारा आरएफ स्केल कैलकुलेशन। जैसे आरएफ स्केल तो इसी में आ गया, आरएफ स्केल का कैलकुलेशन आ जाएगा, ये पूछ देगा कि आरएफ स्केल क्या होता है, आरएफ स्केल में जो कौन सा फार्मूला लगता था, जो H/L/, जो भी फार्मूला होता होगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है कर्व। तो कर्व में तुम्हारा जो मेन मुझे लगता है ना सेक्लॉइड्स वाला पार्ट, ये बहुत बार पूछता है। सेक्लॉइड में तुम्हारा ईपी सेक्लॉइड पूछ देगा, हाइपोसेक्लॉइड्स पूछ देगा, सेक्लॉइड्स पूछ देगा। फिर इक्लिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला थोड़ा कम पूछता है, लेकिन इक्लिप्स, पैराबोला और ये एपी सेक्लॉइड, हाइपोसेक्लॉइड और सेक्लॉइड बहुत बार पूछता है। तो इसको तुम प्रैक्टिस करके जाना को, इन तीनों में थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो ईजी है। और हाँ, आरएफ स्केल में जो कन्वर्जन होता है लाइक किलोमीटर से मीटर, जो भी उसके यूनिट्स वगैरह होते हैं वो तुम अच्छे से देख के जाना, क्योंकि बिना यूनिट्स अगर तुम कन्वर्जन नहीं कर पाते हो ना तो बहुत तुम्हें इशू आएगा। और इसमें आरएफ स्केल में स्क्वायर, क्यूबिक, 2-3 तरह के फॉर्मेट्स आते हैं, तुम वो भी क्वेश्चन देख लेना, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें। उसके बाद ईपी सेक्लॉइड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। हाइपोसेक्लॉइड से जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा घुमाएगा कि एक सर्कल है, इनिशियल स्टेट पे है, उसके बाद वो मूव कर रहा है तो फाइनल स्टेट पे कहाँ पे रहेगा। तो ये सब जो ये तीनों जो क्वेश्चन है थोड़े घुमाएंगे तुम्हें, इनके भी क्वेश्चन तुम इनफ लगा के जाना। उसके बाद इनवॉल्यूट, देखो इनवॉल्यूट बहुत कम बार ही पूछता है, लेकिन पूछेगा तो भाई अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा और ये बहुत इजी होता है। इसमें एक ओपन सर्कल टाइप का बनता है टेंजेंट वगैरह बना के, तो इसको भी तुम बहुत अच्छे से करके जाना। रहा बात टेंजेंट नॉर्मल, तो टेंजेंट और जो नॉर्मल होता है ना वो क्वेश्चन के मतलब बीच में रहेगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बाद पूछेगा कि एक 90 डिग्री का टेंजेंट है, उसका नॉर्मल निकाल के बताओ, ये सब। तो इसको भी तुम अच्छे से करके जाना। तो इस पर तुमको ध्यान देना, तुम सेक्लॉइड्स पे ध्यान देना, टेंजेंट्स वगैरह पर ध्यान देना, इन्वॉल्यूट्स पे ध्यान देना। बाकी मिड से में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, देखो मिड से में तो एक क्वेश्चन ये रहेगा कंफर्म, तुम रख लो डायगोनल स्केल का, आरएफ स्केल या तो डायगोनल स्केल, दो स्केल से रहेगा। स्केल का टाइप या फिर पूछना रहा शॉर्ट में तो पूछ सकते हैं। बाकी साइक्लॉइड्स या फिर ईपी साइक्लॉइड्स का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मिड से में इनवॉल्यूट का मिड से में नहीं देता है मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी तुम इतना कर लोगे यूनिट 1 में तो तुम ईजी स्कोर कर सकोगे। इससे मुझे लगता है ना कि 2 या 3 क्वेश्चन तो रहते हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन तो रहेंगे। तो तुम्हारा समझ लो कि 21 to 14 मार्क्स का रहेगा, जैसा कि यहाँ है 21 to 28 मार्क्स, क्योंकि इससे थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं। आरएफ स्केल का पूछ देगा या फिर डायगोनल स्केल रहेगा कंफर्म, सेक्लॉइड, ईपी सेक्लॉइड रहेगा कंफर्म। तो 2 क्वेश्चन तुम रख लो, 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की ओर। अब देखो हमारा सेकेंड चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन।
देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से थोड़ा कम पूछ सकता है, लेकिन लाइन से तो पूछेगा। तो लाइन्स के क्वेश्चन तुम HPVP वाला लगा के जाना, समझ दिखाता हूँ। ये रहा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो क्वेश्चन बनता है कि एक लाइन वगैरह रहता है, नीचे उसका डायग्राम बनता है, ऊपर डायग्राम बनता है HPVP, ठीक है, व्यू पॉइंट से, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको तुम देख के जाना, ये मस्ट आता ही आता है। उसके बाद अगर थ्योरेटिकल में पूछना रहा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार थ्योरेटिकल में पूछ देगा कि फर्स्ट एंगल है, उसका साइड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल क्या होगा, तो इससे थ्योरेटिकल पूछ सकता है। तो मैंने लिख दिया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये मिड से में भी पूछ सकता है। उसके बाद तुम्हारा देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। शॉर्ट में डेफिनेशन रहेगा 7 नंबर का, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताओ क्या होता है। इससे डायग्राम बहुत कम आते हैं, लेकिन आएगा तो तुमसे नहीं बन पाएगा, एकदम ट्रूथ के साथ बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं गाइस अपने थर्ड चैप्टर की ओर, और हमारा थर्ड चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से भी 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया है। इससे 7 या फिर 1 या 2, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वही पूछना रहा तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो देखो तुम्हारा एक तो HPVP का कॉन्सेप्ट पूछ देंगे कंबाइन होके सॉलिड वाले से। अब देखो यूनिट 3 तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, यूनिट 4 तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट साथ में डाल सकते हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन तब भी तुम कर पाओगे ना जब तुम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तभी तुम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन अच्छे से कर पाओगे। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन नहीं अच्छे से कर पाए तो तुम सॉलिड तो भूल ही जाना, और सॉलिड नहीं तो डेवलपमेंट नहीं। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन, सॉलिड, डेवलपमेंट, ये पांचों कॉन्सेप्ट से मिलकर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। और अगर तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट वीक है तो तुम पांचों नहीं बना पाओगे। इसलिए इस सब कॉन्सेप्ट से 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम करके जाना। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से 1-2 क्वेश्चन लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से 1-2 क्वेश्चन लेंगे, और सॉलिड से तो कंफर्म रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का मिलकर सॉलिड के साथ एक क्वेश्चन देता है, तो 14 नंबर या 7 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो इसमें मैंने लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कंबाइन करके पूछ सकता है। फिर तुम्हारा डिफरेंट प्लेन से रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, देखो ये तो बहुत पूछेगा, ठीक है। तो इसको तुम करके जाना कि भाई रेक्टेंगुलर कैसे बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, पेंटागोनल कैसे बनेगा, हेक्सागोनल कैसे बनेगा, और इसी का कंबाइन करके तुम्हें सॉलिड का कॉन्सेप्ट में घुसा देगा। तो ये समझ लो तुम 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम इसके रहेंगे, या मिनिमम 1 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सॉलिड वाले चैप्टर पे। हाँ तो देखो ये इसी के बारे में बोल रहा था। तो इससे तुम्हारा मैंने बोला, देखो ये जो है ना HPVP कॉर्नर पॉइंट, अगर तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्लियर है तभी तुम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अच्छे से कर पाओगे। इन मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट मिक्स होकर तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनता है, और इससे क्वेश्चन रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, इससे हर साल रहता है, हर साल रहेगा। उसके बाद देखो एक्सिस इंक्लाइन वाला, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन इससे भी रहता है। तो इससे भी गाइस अच्छा खासा क्वेश्चन कर लेना। बहुत बार इसके जो क्वेश्चन रहते हैं सॉलिड वाले थोड़े प्रैक्टिकल आते हैं, लाइक तुम्हें नहीं पता होगा लेमिना, पेंटागोनल, प्रिज्म, ये सब बनाना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पता चला प्रिज्म दे दिया तुम आ गई पेंटागोनल बना दिए, प्रिज्म दे दिया तुम वहाँ रेक्टेंगुलर शेप बना दिए, तो क्लियर है ना कि प्रिज्म क्या होता है, लेमिना क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है। ईजी का जो भी क्वेश्चन देंगे वो इतना ईजी नहीं रहेगा, सिर्फ नाम का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है लेकिन इतना ईजी नहीं रहता है। तो इसको तुम अच्छे से करके जाना, इससे कन्फर्म तुम्हारा 3 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से, जिसपे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दोनों कॉन्सेप्ट मिस रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर 5 और 6, इसमें मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। देखो अब प्रोजेक्शन ऑफ हमारा देखो सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट और आइसोमेट्रिक, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर तुम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अच्छे से जानते हो तो उसी के आगे एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है तुम्हारा सेक्शन ऑफ सॉलिड, और उसके आगे कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक पूरा अलग है, आइसोमेट्रिक इन लोग से रिलेटेड नहीं है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अगर अच्छे से कर लोगे तो सेक्शन ऑफ सॉलिड भी तुम्हें बन जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में एक पैराग्राफ बनता है, उसी के पैरेलली में, उसी के एज में, मतलब फेस साइड में उसका सॉलिड बनता है। तो इसका भी तुम देख लेना, ट्रू शेप क्वेश्चन रहेगा इसका, ठीक है। सेक्शनल व्यू इससे भी रहेगा कि अप फ्रंट से बताओ कैसा दिखेगा, टॉप फ्रंट से बताओ, साइड से बताओ। फिर आता है डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट से भी एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है ना पूछे, इंस्टेड ऑफ सीधा तुम्हें सेक्शन ऑफ सॉलिड ही पूछ दे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस लाइक प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, ये सब भी तुम देख लेना। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड विद होल्स, ये भी क्वेश्चन रहता है गाइस, ये 1 से 2 बार मैंने देखा, ये पेपर ना 27 का पेपर में था, तो इसको भी तुम अच्छे से कर लेना। इससे तुम्हारा कम से कम सेक्शन ऑफ सॉलिड से मैं बोलूँ तो इससे भी तुम्हारा 2 या 1 क्वेश्चन इससे भी रहेगा। अगर डेवलपमेंट पूछता तो 1 क्वेश्चन डेवलपमेंट करेगा, या फिर 1 क्वेश्चन सेक्शन ऑफ सॉलिड करेगा। रहा बात आइसोमेट्रिक का, तो देखो गाइस अगर आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पूछता है ना, तो आइसोमेट्रिक या तो तुम्हें इससे थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल पूछ दे कि भाई आइसोमेट्रिक के प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक को एक्सप्लेन करो कि आइसोमेट्रिक होता क्या, ये सब। उसके बाद अगर आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन है तो सीधा वो रहेगा 14 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स देता है वो आइसोमेट्रिक देता है। लेकिन सच बताऊँ आइसोमेट्रिक उतना ही हार्ड है, हमारी टीचर तो साफ बोले थे आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है छोड़ दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बताइए ना जो आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन रहता है वो गलत ही बनता है सबसे, क्योंकि उससे फ्रंट साइड, रेयर साइड, अप साइड, डाउन साइड सब देखना पड़ता है। उसके बाद एक आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये सीधा 14 मार्क्स आ रहेगा आइसोमेट्रिक। तो तुम देख लेना आइसोमेट्रिक तुम्हें करना है कि नहीं, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब तुम आइसोमेट्रिक बनाना, वरना तुम रहने देना। उसके बाद देखो थ्योरेटिकल में आता है हमारा कैड, ऑटो कैड, 3D मॉडल, तुम्हारा लेयरिंग, बहुत कुछ आता है, ठीक है।
तो ये रहा तुम्हारा जो कैड ऑटो कैड है, ये तुम्हारे सेकंड मिड सेम में बेसिकली पूछा जाएगा, ठीक है। तो सपोज सेकंड मिड सेम में तुम्हारा कैड का बेसिक स्कूल देंगे। देखो सेकंड मिड सेम देने जाओगे ना कॉलेज में, तो हर साल हर साल पूछेगा व्हाट इज़ कैड, अगर व्हाट इज ऑटो कैड, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके कमांड्स लिख के ले लो। सेकंड मिड सेम में हर बार आएगा। इवन जब तुम इंटर्म भी देने जाओगे तो पूछेगा व्हाट इज कैड, ऑटो कैड का हिस्ट्री बताओ, या फिर तुम कैड का हिस्ट्री बताओ, ये सब। उसके बाद देखो तुम्हारा एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। हाँ, मॉडलिंग 3D मॉडलिंग से पूछेगा कि व्हाट इज 3D मॉडलिंग, उसका लिमिटेशन बताओ, डेफिनेशन बताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। फिर ऑटो कैड का कमांड्स, ये भी हर साल रहेगा। इवन इनसे में भी हर साल रहेगा कि तुम बताओ उसके कमांड्स क्या होते हैं, एमओ फॉपी ये सब होते हैं उसके कमांड्स, तो वो सब देख लेना। तो BMI, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में क्या क्या यूज होते हैं, नहीं होते हैं, उसके डेफिनेशन, उसके स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर कैसे बनता है, तुम्हें वो बताना होगा, तो ये भी तुम्हारा पूछ देगा। प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक, ये भी तुम्हारा पूछेगा डेफिनेशन में। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट पूछेगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन लेयरिंग भी पूछता है हर बार, तो लेयरिंग भी तुम देख के जाना। तो इससे भी तुम्हारा तुम लिख के ले लो। थ्योरी में जो आएगा ना तुम्हारा, तो तुम एग्जाम दे जाओगे इंसेम का, तो थ्योरी में कैड, ऑटो कैड, BMI, फिर 3D मॉडलिंग, तुम्हारा लेयरिंग, कमांड्स, ये सबसे हर साल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और यही वो क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट्स को बैक लाने से बचाता है, क्योंकि अगर तुम थ्योरी अच्छे से लिख दोगे ना, तो उससे नहीं भी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 28 to 35 मार्क्स का रहता है, मिनिमम 28 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। तो तुम ये समझ लो भाई, इससे 4 या 5 क्वेश्चन इससे रहेगा, फिर बच्चा बैक ना लाए, ताकि थ्योरी उसका क्लियर हो। अब ये भी तुम थ्योरी क्लियर नहीं करके जाओगे ना, लिख के ले लो, बैक आ जाएगा। क्योंकि डायग्राम्स में क्या होता है ना, अगर पेंसिल वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा वो चित्र दे रहे हो, पेंसिल इरेज कर रहे हो, बार बार डायग्राम को खराब कर रहे हो और उसमें ओवर राइट कर रहे हो, तो लिख के ले लो, बैक लाना निश्चित है। तो इसलिए गाइस अपना थ्योरी वाला पार्ट तो क्लियर ही रखना, ताकि तुम्हारा बैक ना आए, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन थे। तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन में तुम्हारा स्केल का न्यूमेरिकल, डायगोनल, प्लेन स्केल, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, देखो HVP मैंने लिखा इंक्लाइन होते हैं तब। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हर बार रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है आइसोमेट्रिक का हमसे बनता नहीं है। अगर तुमसे बन जाए बहुत अच्छी बात है। ऑटो कैड, कमांड्स वगैरह ये भी हर साल रहेंगे। तो गाइज ये थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पूरे ब्रेकडाउन। हाँ, बहुत बच्चों का ये था ना कि भैया इतने सारे चैप्टर है, तो हमारे मिड सेम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने चैप्टर से आएंगे। तो देखो मिड सेम 1 में तुम्हारा यूनिट 1 इससे तुम्हारा रहने वाला है, ठीक है। इससे तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा मिड सेम में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यूनिट 2, ठीक है, इससे भी तुम्हारा 1 क्वेश्चन इससे रहेगा तुम्हारा। उसके बाद यूनिट 3, ठीक है, इससे भी तुम्हारा 1 क्वेश्चन रहेगा यूनिट 3 से। उसके बाद तुम्हारा यूनिट 4 इतना तक रहता है, या फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड लास्ट तक, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुम्हारे क्लास में टीचर्स ने कहाँ तक पढ़ाया है। उसके बाद अब हम चलते हैं गाइस अपने मिड सेम के पेपर को। अब हम देखते हैं मिड सेम के पेपर को कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको एनालाइज करके मैं पूरा दिखाता हूँ। चलो मिड सेम का पेपर मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा गाइस हमारा मिड सेम का पेपर। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, RF स्केल निकालना है तुम्हें, मतलब स्केल से क्वेश्चन है। देखो स्केल से क्वेश्चन तुम्हारा दिया, RF स्केल, तो RF स्केल निकाल के फिर ड्रॉ डायगोनल स्केल। अब देखो डायगोनल से मैंने बोला था ना, कुछ रहे ना रहे, डायगोनल स्केल से क्वेश्चन रहेगा। इसमें तुम्हारा RF स्केल निकालना है, लेकिन ड्रॉ जो करना है तुम्हें डायगोनल स्केल का करना है। तो एक में 2 क्वेश्चन डाल दिए। उसके बाद देखो ये भी तुम्हारा मैंने बोला था ना क्यूबिक या फिर स्क्वायर से रहता है। देखो इसका क्यूब जो भी होता होगा निकाल देना, इसका जो क्यूब होता होगा वो निकाल देना, मतलब अंडर रूट क्यूब। जब वो निकल जाएगा तो उसको RF स्केल में चेंज कर देना, और उसका फिर जो भी वो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना। याद रखना इसका जो लास्ट का जो आंसर आएगा ना, उसको तुम हाईलाइट करके, मतलब हाईलाइट में एक लाइन है प्रॉपर, लाइक इस तरह एक लाइन में पूरे पॉइंट्स बताना कि सर यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छे से इसको करके तुम बनाना। उसके बाद देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट से। देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन दे दिया। हमारा बी का क्या रहेगा, सर्कमस्टेंसेस। हाँ देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल से, मैंने बोला था ना टेंजेंट और नॉर्मल में। देखो इसमें क्या दिया, डायरेक्टिंग सर्कल। अब सर्कल में तुम्हें टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है, ठीक है। मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे साइक्लोइड वाला क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए, और उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल इसमें निकाल के दिखाना है कैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो देखो प्रोजेक्शन ऑफ, शायद ये लाइन पे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे देखो टॉप व्यू दे दिया कैसे होगा, ठीक है। तुम्हारा BP AB निकालना है पॉइंट, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हमारा देखो जो है ये भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से ही है। हाँ ये भी देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से 2 दे दिया। डॉट्स प्रोजेक्शन, शायद ये ट्रैश वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रैश वाला क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से शायद ये नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से ही है वो। उसके बाद हमारा जो 4th वाला क्वेश्चन है, 4 का B वाला, आई थिंक ये भी तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से ही है, सॉलिड तो कहीं नहीं। हाँ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सही है। मतलब इतना को मिड सेम में जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक जाएंगे, उससे आगे नहीं, क्योंकि टीचर्स वहीं तक पढ़ा पाते हैं। और मिड सेम में गाइस तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, बस तुम डायग्राम और थोड़ा पेंसिल वर्क अच्छे से करना। हमारे जो टीचर थे वो ज़्यादा अच्छे थे, हमें फुल में फुल दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने हमारा एफर्ट्स देखा था, क्योंकि हमने सच में प्रैक्टिस किया था। इसलिए तुम अपने प्रैक्टिस करके रखना, अपने टीचर्स थोड़ा बना के रखना। इनकेस अगर कुछ गलत भी हो जाए तो मैं टीचर को साफ साफ बोल देना। मिड सेम में कुछ नहीं हो सकता, तो इनसेम के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना ही हो, इनसेम में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हम चलते हैं अपने मिड सेम के पेपर को, सॉरी इनसेम के पेपर को एनालाइज करते हैं कि इनसेम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो इनसेम का क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा 2024 का पेपर। अब 2024 में देखो पहला क्वेश्चन डायगोनल स्केल।
दूसरा क्वेश्चन हमारा ईपी सर्कुलेट पढ़ाया था, ईपी सर्कुलेट से करके जाना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अनविल्ड, देखो ये रहा इनवॉल्यूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनवॉल्यूट का अच्छे से करके जाना, आई बोला था ना को हर बार ये पूछता फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, थ्योरेटिकल में ये पूछ दिया। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चन हमारा 3 का ये, ठीक है। 3 का भी थ्योरी, फिर से थ्योरी दे दिया तुम्हारा। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला था लेयरिंग पढ़ के जाना, जो भी हर बार आता है। उसके बाद देखो 4 का ये क्या है, 4 का ये तुम्हारा पूछ दिया किससे, इंक्लाइन सरफेस एंगल विद एचपी। ये भी देखो प्रोजेक्शन ऑफ तुम्हारा लाइन से दे दिया, ठीक है। ये भी ईजी है, अभी हमने जो भी देखा वो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस पर मैच कर रहा था। और इवन इतना तुम कर सकते हो, तो कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा आई थिंक। उसके बाद ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ रोम्बस इंक्लाइन विद स्मॉलर डायगोनल, देखो ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा तुम्हें घुमाएगा। ड्रॉ द प्रोजेक्शन, ये भी प्रोजेक्शन ऑफ तुम्हारा उससे है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से है, तो इसको भी तुम अच्छे से करके जाना, जिसमें इंक्लूड कर दिया प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद देखो राइट तुम्हारा पेंटागोनल प्रिज्म, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म, देखो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा वही एचयूएपी वाला प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से है। उसके बाद रेगुलर हेक्सागोनल, देखो ये रहा तुम्हारा ट्रू सेक्शन जो दिया है ना, ये जो ट्रू सेक्शन तुम्हारा आता है वो सेक्शन ऑफ सॉलिड से आता है। अगर ट्रू सेक्शन ऑफ सॉलिड लिखे तो समझ जाना कि वो सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम देखो, उसके बाद हमारा जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या है, राइट पेन, देखो ये रहा तुम्हारा डेवलपमेंट का। देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से 2 क्वेश्चन था, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से 1 क्वेश्चन था, सेक्शन ऑफ सॉलिड से 1 क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड से 1 क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तो वो शायद, हाँ थिकनेस, इससे क्वेश्चन शायद कंसीडर है। देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये भी देखो 7 मार्क्स से पूछा, लेकिन जनरली ये 14 मार्क्स से ही आते हैं, बट 7 मार्क्स से पूछा है। तो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन थोड़ी क्रिटिकल होते हैं, जिसपे स्टूडेंट अच्छे से नहीं बना पाते, बना भी पाते तो गलत हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया करना। उसके बाद देखो थ्योरी में क्या क्या पूछा है तुम्हारे कॉमर्स, मैंने बोला था BAIM ये पूछा था, उसका आर्किटेक्चर वगैरह बनाना हो तुम्हें। आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का शॉर्ट डेफिनेशन पूछा है, तो ये हो गया तुम्हारा इंसेम का। अब देखो गाइस, अब मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या प्रैक्टिस सीट्स वगैरह रखे हैं, कौन कौन से नोट्स रखे हैं, एक बार मैथ में वो दिखाता हूँ। देखो ये रहा मेरे खुद के नोट्स जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तुम्हें क्लियरिटी के साथ नहीं दिख रहा होगा, देखो मैंने प्रॉपर इस पर चीज़ें बना के रखी तुम्हारे लिए कि इनकेस कभी तुम्हें नीड पड़े तो ये चीज़ मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ क्लियर करूँ, पता है मैंने अपने ग्रुप में, आई थिंक जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें 800 मतलब 850 प्लस स्टूडेंट्स हैं, अभी 900 हो गए होंगे। और एक बार तुम मेरे अगर प्लेलिस्ट का व्यू देखोगे ना तो 50 100 ऐसे व्यूज़ हैं। और सच बताओ ये देखने के बाद ना, जो हमने इतने एफर्ट्स किए थे, मैंने पता है 3 दिन मैं कॉलेज तक नहीं गया था, सारी चीज़ें अरेंजमेंट किया था ताकि मैं सारा रिसोर्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। इवन मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मैथमेटिक्स का प्रोवाइड कर दिया ताकि तुम सब प्रैक्टिस कर सको। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी वो 50 और 100 व्यूज़ देखता है ना, तो इंसान तो अंदर से वो लगता है कि यार सच में जो वैल्यूबल कंटेंट है इंसान उसको भी इग्नोर कर दे रहा है। और इवन मेरे व्हाट्सअप के DM में हर दिन स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया कौन सा चैनल फॉलो करे, क्या करे, कहाँ से स्टार्ट करे। इवन तुम एक बार मेरे प्लेलिस्ट तो देखो यार, सब कुछ डला हुआ है, इन्होंने सब बता के रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ और फिर भी जो 150 का व्यूज़ देखता हूँ इस वजह से बिल्कुल मन नहीं करता है। और गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सब रिसोर्सेज मैं आपको तब शेयर करूँगा जब इस वीडियो में एटलीस्ट 1000 व्यू रहेंगे। और अगर ये नहीं भी रह पाए ना तो इन सेम के पहले मैं सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मिड सेम तो बच्चा निकाल लेता है, इन सेम में दिक्कत होती है। इन सेम के पहले मैं सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूँगा। मैंने हर वीडियो में बोला कि मैं प्रोवाइड कर दूँगा, बट वो जब अंदर से देखा है तो अंदर से लगता है कि इंसान को कि हाँ भाई इतने एफर्ट्स करने के बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, क्या वैल्यूबल कंटेंट की भी इतनी वैल्यू नहीं रही। मैंने सारा एनालाइज करके, मैं ऐसा भी नहीं कि ChatGPT यूज़ करके सारा इनपुट, नहीं मैंने मैनुअली चीज़ें की है, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी वैल्यू नहीं कर रहे हो, जब उनके मिनट से मैं कम मार्क्स है तब वैल्यू कर ले। तो प्लीज़ गाइस मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट 1000 व्यू या फिर 50 कमेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए, तब मैं जाके सारी रिसोर्स तुम्हें शेयर करूँ। क्योंकि तुम क्या कर लो ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, उनसे तुम पढ़ लो। और इनकेस जब तुम्हारा इनसे में अगर व्यूज़ में अच्छे खासे व्यूज़ दिख जाएंगे वीडियोज़ में तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद देखो गाइस मैंने प्रॉपर नोट्स रखे हैं, जो भी तुम्हारे थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं उसके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स रखे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जिससे 24 नंबर का सीधा आता है, मैंने वो भी रख दिया है। गाइस मैं इतना कुछ तुम्हारे लिए प्रोवाइड करने के बाद अगर वो रिस्पॉन्स ना दिखे तो सच में अच्छा नहीं लगता ना यार। ठीक है गाइस, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रखा हूँ। ये रहा शायद, हाँ ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारा प्रॉपर प्रैक्टिस का जो भी डेटा था सारा इस पर मैंने इतने प्रैक्टिस के रख दिए ना कि तुम इनसे में तो बैक नहीं लगोगे और इतना कर लिए तो। और हाँ प्रैक्टिस करने की नीड है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन, तो हाँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रैक्टिस करने की नीड है क्योंकि वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट की है। इसमें अगर तुम अनग्रांटेड लिए प्रैक्टिस नहीं की तो बैक आना कन्फर्म है, इसलिए गाइस इसको अच्छे से फॉलो करना। बाकी रही बात ऐसे कौन कौन से चैनल है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, तो देखो फर्स्ट मानस पाटनिक, इसको इस पे इनके जितने वीडियो ना मुझे लगता है इनके एक टॉपिक के 10-12 वीडियो 10-12 क्वेश्चन ये कराते हैं। इनको कंफर्म करके जाना, उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके चीज़ों को बताया है, ऑफ कोर्स करके जाना सर का। उसके बाद अगर तुम्हें और भी करने की नीड हो तो टिकलेस अकेडमी, इनको तुम फॉलो कर सकते हो। इनके मुझे लगता है 400-500 वीडियोज़ होंगे, तो तुम देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें नीड है, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है, उस टाइप के क्वेश्चन लगा लेना जो तुम्हारे वीक हो।
तो गाइस यही थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाना। बाकी जो भी रिसोर्सेज वगैरह है वो मैं इंस्टेंट के पहले शेयर करूँगा, मैंने रीज़न आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना। और हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रैक्टिस करना और यार थोड़ा एक्टिव रहो, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में रहो, थोड़ा प्यार दिखाओ यार वीडियोज़ में। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।